तो सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार और जय हिंद। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी की हिस्ट्री की किताब और उसका अध्याय 2 जो है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक। और इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने आपको पढ़ाया था कि असहयोग आंदोलन किस प्रकार से चला, क्या उसमें गांधी जी की अहम भूमिका रही थी, लोगों ने कहाँ कहाँ तक उसको सराहना दी, और फिर आकर वो किस प्रकार से चौरी चौरा कांड की वजह से चौरी चौरा जो हुआ था 1922 में, उसकी वजह से वो किस प्रकार गांधी जी ने उसको वापस लिया था, वो हमने पढ़ा था इससे पहली वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा की ओर, यानी जो असहयोग आंदोलन के बाद की जो कहानी है, लोगों का रुख, गांधी जी का रुख सविनय अवज्ञा की ओर चला, वो किस प्रकार से आज वो हम पढ़ने वाले हैं। तो सभी ध्यान से आप सुनिएगा, देखिएगा और लुत्फ़ उठाइएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। देखिए फरवरी 1922, ठीक, फरवरी 1922 की यहाँ पर बात कर रहे हैं। और कब की बात है? जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। कारण गोरखपुर में चौरी चौरा एक जगह थी, वहाँ पर क्या हुआ था, बाज़ार से क्या था, चौरी चौरा में बाज़ार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक रूप में टकराव हो गया था। मतलब पुलिस के साथ में टकराव हो गया था लोगों का, शांतिपूर्ण जो जुलूस चल रहा था उसमें, और जगह थी चौरी चौरा और वो है गोरखपुर में। उसकी वजह से क्या हुआ, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला कर लिया, क्योंकि गांधी जी का रास्ता कौन सा, अहिंसा का रास्ता था। कौन सा था? अहिंसा का रास्ता था। गांधी जी नहीं चाहते थे कि लोग हिंसा का रास्ता अपनाएं। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? तो हमने आपको बता दिया चौरी चौरा के विषय में, और असहयोग आंदोलन कब वापस लिया, क्यों वापस लिया था, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, कारण भी हमने आपको बता दिया। उनको लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की ज़रूरत है। मतलब व्यापक प्रशिक्षण की ज़रूरत है, क्या मतलब बना यहाँ पर? ये है, वो प्रशिक्षण किस प्रकार का देना चाहते थे? वो ये चाहते थे कि भाई देखिए, हमें हिंसा की ज़रूरत नहीं है और हम अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे और क्या है, असहयोग करेंगे और क्या है, अपने इस रास्ते को आगे बढ़ाएंगे। उनको ये लगता था कि अभी लोगों को क्या है, प्रशिक्षण देना अभी उनकी ज़रूरत पड़ेगी। अब क्या हुआ, कांग्रेस कुछ नेता इस तरह के जन संघर्ष में थक भी चुके थे। वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत क्या है, प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। 1919 में एक एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया था, जिसमें क्या है, प्रांतीय चुनाव हुआ करते, प्रांतीय परिषदों के चुनाव हुआ करते। तो कांग्रेस के लोग जो थे वो ये चाहते थे कि हम चुनावों में पार्टिसिपेट करें, भाग लें उनमें। क्यों भाई? मैंने आपको बताया था कि परिषदों में भाग लेने से उन्हें कुछ एक नया रास्ता दिख रहा था कि हम इन चुनाव के ज़रिए उनमें पार्टिसिपेट करके, उनमें क्या है, अपनी हिस्सेदारी दिखा करके हम एक प्रकार का एक आंदोलन सा दिखा सकते हैं, अपना जो अपनी बढ़ोतरी है वो दिखा सकते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब जब उनको ऐसा लग रहा था, इधर देखिए, उनको ये लगा था कि परिषदों में रहते हुए क्या ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना और यह दिखाना महत्वपूर्ण है कि ये परिषदें लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। मतलब देखिए, अभी हम सिंपल सा आपको उदाहरण बताते हैं। मान लीजिए हमें किसी विधेयक को पारित करवाना है, कोई मान लीजिए कहीं एक गाँव है, उसमें कोई सुविधा होनी है, मान लीजिए बिजली नहीं है उस गाँव में, तो उस बिजली की बात को कैसे गवर्नमेंट तक पहुँचाया जाएगा? कौन पहुँचाएगा? तो जो हमारे एमपीज़ होते हैं, ठीक है, एमएलएज होते हैं, उनके थ्रू क्या है, बात को क्या है, संसद तक ले जाया जाएगा और उस वहाँ तक कुछ ना कुछ तो नुमाइंदे ऐसे होने चाहिए ना, जो उस बात को वहाँ तक ले जाए, संसद में बैठे हैं, उस बात को रखें। ठीक है, तो जब वो बात को रखेंगे तो वहाँ गवर्नमेंट के जो सरकार के दिमाग में वो बात आएगी और क्या है, उस पर फिर क्या है, कार्रवाई की जाएगी। तो यही इन लोगों को लगता था कि हम क्या है, उन परिषदों में क्या है, चुने जाएंगे और ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ में क्या है, हम उनका विरोध कर सकेंगे और सुधार करा पाएंगे, ये उनको लगता था। क्योंकि ये परिषदें लोकतांत्रिक संस्था नहीं, वो कहते थे कि ये परिषदें जो हैं लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। वो ये दिखाना चाहते थे, किस प्रकार से, उन्होंने विरोध करना है, सुधारों के वकालत करना, सुधार चाहिए, सुधार चाहिए, क्या चाहते थे वो? सुधार चाहते थे। ठीक, और लोकतांत्रिक एक जगह चाहते थे। इस प्रकार से उन्होंने क्या है,
इसमें क्या हिस्सा लेना उचित समझा। और यहाँ पर देखिए किसकी बात है, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, दो नाम आए, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, आप इनको याद रखेंगे। नए परिषद, उन्होंने क्या किया, परिषदों में राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर दिया गया। तो स्वराज पार्टी संबंधित कौन कौन आ गए, मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे, और सी आर दास, ये इन्होंने क्या स्वराज पार्टी का क्या है गठन कर दिया। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है स्वराज पार्टी का गठन किसने किया, तो मोतीलाल नेहरू का ही नाम अक्सर आता है इसमें, तो सी आर दास का भी नाम आप याद रख लेंगे। ठीक है, इधर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ये युवा नेता थे, उन्होंने क्या किया, उग्र आंदोलन, क्या चला दिया, उग्र आंदोलन। भाई ये युवा नेता थे, आपने सुभाष चंद्र बोस के विषय में तो काफ़ी पढ़ाई है, ठीक है, कि उग्र नेता थे, इस वजह से तो क्या है उन्होंने इससे और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए रखा। तो वो स्वराज पार्टी की ओर से चल रहे थे, ठीक है, शांति की ओर लेकर के, और ये क्या है उग्र आंदोलन शुरू कर रहे थे। आंतरिक बहस और असहमति के इस माहौल में दो ऐसे तत्व जिन्होंने 20 के दशक में आखिरी सालों में भारतीय राजनीतिक रूपरेखा एक बार फिर बदलती। पहला कारक था भारतीय राजनीति की रूपरेखा बदल दी। किस प्रकार से, देखिए पहला कारक क्या था, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी हो पड़ी थी उस दौरान, ठीक, एक तो ये हो गया। 1926 से कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी थी। देखिए हम बात कर रहे हैं 1922 के बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो 1926 में क्या दिखाया गया है, यहाँ एक विश्व आर्थिक मंदी दिखाई गई है, और 1926 में कहा है कृषि जो उत्पाद थे उनकी कीमतें क्या बहुत ही कम होने लगी। कृषि उत्पाद जो वो कृषि में जो उगा रहे हैं उनकी कीमतें क्या बहुत कम होने लगी, और 1930 के बाद तो पूरी तरह से क्या है धराशायी हो गई। ठीक, यहाँ तक समझ आया। अब कृषि उत्पादों की मांग रही, निर्यात भी कम होने लगा, किसानों को अपनी उपज को बेचना, लगान चुकाना भी भारी पड़ने लगा, और 1930 तक इलाके में भारी उथल पुथल क्या है गुजरने लगी। देखिए जब कृषि उत्पाद जो है उनकी मांग कम थी तो निर्यात भी कम होगा, उपज जो उन्होंने किसानों ने की उससे उनको बहुत कम मात्रा में क्या है फ़ायदा मिलने लगा, कम पैसा मिलने लगा। अब कम पैसा मिलने लगा तो उन पर जो लगान होता था वो उनको चुकाना क्या भारी पड़ने लगा। तो इस प्रकार से क्या 1930 तक ग्रामीण इलाकों में बहुत ही बड़ी उथल पुथल देखने को मिली। कारण समझ में आ गया, एक तो आर्थिक मंदी चल रही थी, उधर कृषि उत्पाद की कीमत गिरने लगी, निर्यात भी कम हो गया, और क्या है इस वजह से क्या है लोग अपना जो लगान था उसे चुकाने में भी क्या है बड़े ही असक्षम से होने लगे। अब क्या होना, इसी पृष्ठभूमि ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया, और राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे। इस आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, और हम इसकी घटना जो ये घटना थी इसके विषय में हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है वो है साइमन कमीशन। जिक्र हुआ है वो साइमन कमीशन के विषय में जिक्र हुआ है। ये ब्रिटेन की जो नई सरकार थी उसमें से कौन थे, सर जॉन साइमन, इनके नेतृत्व में ये साइमन कमीशन भारत भेजा था, और इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। ये इसकी मुख्य भूमिका थी। इसकी वजह से एक रोष भारत में देखने को मिला। लोगों ने कहा साइमन कमीशन वापस जाओ। क्या कहा, साइमन कमीशन वापस जाओ। कारण समझ में आ गया, क्योंकि एक भी इसमें भारतीय नहीं था, सारे के सारे क्या थे, अंग्रेज़ थे। ये संवैधानिक व्यवस्था के लिए भेजा जा रहा था भारत में, ठीक है, लेकिन लोगों ने इसका विरोध कर दिया, नारे लगाए इसके, साइमन गो बैक के नारे लगाए, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने क्या इसमें हिस्सा लिया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग इन्होंने पार्टियों में, दोनों ही पार्टियों ने क्या, सभी ने मतलब क्या हिस्सा लिया, इसका विरोध किया, और विरोध शांत करने के लिए लॉर्ड इरविन जो वायसरॉय थे, लॉर्ड इरविन नाम याद आ गया इसमें, लॉर्ड इरविन, उन्होंने 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमोल से ऐलान कर दिया। क्या, डोमिनियन स्टेट, ये किसने किया था, नाम याद रखिएगा, ये लॉर्ड इरविन ने। और कब किया था, 1929 में किया था ये डोमिनियन स्टेट। अच्छा है क्या, इसके विषय में हम जान लेते हैं।
किसी भौगोलिक क्षेत्र या जनसमूह पर सत्ता या प्रभुत्व का संपूर्ण नियंत्रण या अन्य अधिकार। यानी किसी भौगोलिक क्षेत्र, जैसे भारत का भौगोलिक क्षेत्र हम कह रहे हैं पूरा, और जनसमूह जो उसमें रहने वाले लोग हैं, उन पर एक क्या है, एक प्रभुत्व, एक अधिकार इन्होंने कह दिया कि इन पर सब पर क्या हमारा अधिकार है, भारत पर क्या हमारा अधिकार है, ये इन्होंने कह दिया। तो इसको डोमिनियन स्टेट का नाम दे दिया। कौन थे? लॉर्ड इरविन वायसरॉय। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब इस वजह में उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा भी नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि भावी संविधान में के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ठीक, देखिए अब संविधान की बात यहाँ पर आने लगी। संविधान के लिए सब चल रही थी कि संविधान बनाया जाएगा, संविधान बनाया जाएगा। इसके लिए क्या उन्होंने कहा, ठीक है जी संविधान बनाया जाएगा, ठीक है, तो क्या है, गोलमेज सम्मेलन होगा। क्या? गोलमेज सम्मेलन होगा। और इसके लिए कहाँ गोलमेज सम्मेलन होना है? इंग्लैंड में। ठीक है, तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और इनमें हम बात करेंगे, आगे डिस्कशन करेंगे, उस पर भी आएगी जो भी है। और इस प्रस्ताव से कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तर्रार खेमा आक्रामक तेवर क्या है, अपनाने लगा। यानी ये लोग जो थे इससे संतुष्ट नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये उग्र जन आंदोलन वाले नेता थे। ठीक, अब क्या हुआ भाई, तो उदारवादी और जो मध्य वर्गीय नेता थे, क्या उदारवादी और मध्य वर्गीय नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे। कि ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही क्या है, संवैधानिक पक्ष व्यवस्था होनी चाहिए संविधान के अनुसार। मतलब कुछ नियम होने चाहिए, उनके अनुसार ही क्या है, एक शासन होना चाहिए, गुलामी की तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन इस खेमे का प्रभाव घटता जा रहा था। दिसंबर 1929 में जब इनका प्रभाव घटता जा रहा था, तो दिसंबर 1929 में, इसको याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू जी थे और उनकी अध्यक्षता में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन किया। लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1929 में। ये घटना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखनी पड़ेगी। और यहाँ पर पूर्ण स्वराज्य की मांग कर दी थी। तो पूर्ण स्वराज्य की मांग किसने की, कहाँ की, क्वेश्चन ही आता है। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने की, लाहौर में की और 1929 में की। जवाहरलाल नेहरू उस वक्त अध्यक्ष इसके थे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, औपचारिक रूप से क्या है, उन्होंने इसकी मांग की और ये तय कर दिया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने कह दिया उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। और इस उत्सव की ओर बहुत कम ही लोगों ने ध्यान दिया। अब स्वतंत्रता के इस अमूर्त विचार को रोज़मर्रा ज़िंदगी के ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी को कोई और रास्ता ढूंढना था। देखिए यहाँ उन्होंने कह दिया कि 26 जनवरी 1930 को क्या है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, लोग संघर्ष की ओर से इस प्रकार शपथ लेंगे। तो अब लोगों का ध्यान इस अमूर्त विचार, देखिए अमूर्त क्या होता है, अमूर्त मतलब कोई निश्चित ऐसा तो नहीं है कि दिख रहा है, एक विचार है ये जो इनका था, अमूर्त। ठीक है, जो दिखे वो मूर्त होता है और जो ना दिखे वो अमूर्त। तो अमूर्त विचार है और इस विचार के लिए गांधी जी ने सोचा कि इसको आगे तक बढ़ाया जाए, कोई नया रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है, तो अभी तक हमने किस पर डिस्कशन किया था कि 1922 के बाद में क्या कहानी चल रही थी कि आर्थिक मंदी आने लगी थी। 1930 और क्या कहते हैं 1926 में बहुत किसानों की ओर से बहुत बड़ा उथल पुथल देखने को मिला था। 1928 में क्या है, साइमन कमीशन आया था जिसका लोगों ने क्या है, विरोध किया था। और 1919 में डोमिनियन स्टेट के लिए क्या है, जो इरविन थे वायसरॉय, उन्होंने कह दिया था। और इसके बाद में आपने क्या देखा, 1929 में और 1930 में ये क्या है, स्वतंत्रता दिवस के विषय में बात कर दी। ठीक है, अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें है नमक यात्रा यानी दांडी मार्च जो हुआ था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी अब 1930 में हम पहुंच गए हैं और 1930 में क्या कहानी आने वाली है वो हम थोड़ा सा आपको लाइव टेलीकास्ट दिखा देते हैं और आप उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक। On March 12, 1930, Gandhi and 78 chosen members of the Sabarmati Ashram began a 24-day march to the beach at Dundee, 241 miles away, to break the British law which deprived the poor Indian of his
his right to make his own sword. From March 12th to April 5th, 1930, Gandhi, leading a peace brigade of 78 khadi-clad disciples, made his way on winding rural roads, marching in the name of God. He had no trouble in walking. Less than 12 miles a day in 2 stages with not much luggage, he said. Child's play. He was then 61. Mrs. Sarojini Naidu, the Indian poetess of fame, joined the party on the way. The popular response was beyond all expectations. On April 5th, 1930, early in the morning, Gandhi marched to the shore, bathed in the sea, and picked up some salt left by the waves. Mrs. Sarojini Naidu, standing by his side, cried, "Hail, Deliverer!" तो अभी आपने देखा था किस प्रकार दांडी मार्च हुआ था, किसने किया था, गांधी जी ने किया था, और उसमें सरोजिनी नायडू भी इंक्लूड हुई थी। तो अब हम जानेंगे कि दांडी मार्च यानी नमक यात्रा जो हुई थी ये कब हुई थी, इसके विषय में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अभी हम जिसकी बात कर रहे थे, गांधी जी को कोई रास्ता ढूंढना था और वो रास्ता क्या है, वो मिल गया था। और रास्ता मिला था किसके रूप में, नमक यात्रा के रूप में। तो गांधी जी ने क्या किया था, 31 जनवरी 1930 को, याद रखिएगा, 31 जनवरी 1930 को 11 मांगों के साथ में जो वायसरॉय इरविन थे उनके पास में एक पत्र भेजा। ठीक है, अब क्या थी, इनमें से कुछ मांगे क्या थी कि कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी हुई थी। उद्योगपति किसानों के विषय में कुछ 11 मांगे क्या है गांधी जी ने भेजी थी, और कहा था कि ये मांगे क्या है, समाज के सब वर्गों से मिली हुई मांगे हैं, सबको जोड़ने वाली मांगे हैं। और अब इसके बाद में क्या हुआ भाई, और शासन जो चल रहा था उनका, जो ब्रिटिश का दमनकारी जो शासन था, उसके विरोध में ये थी। देखिए क्या था मेन, वो ये था कि भोजन में नमक के विषय में, नमक का बहुत अहम रोल होता है आप जानते हैं, और उस पर लगा हुआ था कर। क्या लगा हुआ था, कर, मतलब नमक बनाने के लिए उस पर टैक्स लगा हुआ था। तो गांधी जी ने ये सोचा कि ये टैक्स अगर हटे तो सब पर लोगों पर क्या है, नमक पहुंच सकता है अच्छी तरह से। ठीक, तो गांधी जी का एक ये पत्र जो था एक चेतावनी थी, अल्टीमेटम था। उन्होंने कहा था 11 मार्च तक अगर मांगें नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। 11 और 11 मार्च तक, ठीक है, यानी समय दिया था। 31 जनवरी को उन्होंने ये पत्र भेजा था, देखिए 31 जनवरी को, और 11 मार्च तक का समय दिया था। ठीक है, इरविन झुकने को तैयार नहीं थे भाई क्यों झुकते, क्योंकि वो तो शासन कर रहे थे। ठीक है, तो नहीं झुकने वाले, तो गांधी जी ने क्या किया, अपने विश्वास जो है 78 लोगों को लेकर, 78 वॉलंटियर जो बहुत ही विश्वसनीय थे, उनको लेकर के नमक यात्रा शुरू कर दी। अब क्वेश्चन ये आता है कि कहाँ से शुरू की, कब शुरू की, कौन कौन उसमें थे, ये सारी कहानी तो मैंने आपको थोड़ा सा वीडियो में भी दिखाया है। वो उस प्रकार से लोग चलते, साबरमती आश्रम गुजरात में था, वहाँ से लेकर के 240 किलोमीटर दूर दांडी एक जगह थी, गुजरात के तटीय कस्बे में जाकर दांडी एक जगह थी, 240 किलोमीटर दूर थी, कहाँ से, साबरमती आश्रम से। ठीक, तो गाना आपने वो सुना हुआ, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो ठीक है, उसी हिसाब से ये दिया गया है। तो साबरमती इसलिए लिंक है उनसे। 240 किलोमीटर दूरी इन्होंने तय की और 24 दिन तक ये लोग चले। हर दिन लगभग 10 मील का रास्ता तय करते, वहाँ लोगों को जोड़ते, उन्हें बातें सुनाते काफ़ी अंग्रेज़ों के विषय में, और कई सारी बातें उसमें करते, बाल विवाह और ये सारी ऐसी कई सारी बातें थे जिनसे लोग सुन करके गांधी जी के साथ में जुड़ने लगे। ठीक, अब लोगों से उन्होंने ये भी कहा कि भाई शांतिपूर्वक अवज्ञा करेंगे, यानी अंग्रेज़ों को कहा नहीं मानेंगे, शांतिपूर्वक सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि एक बार असहयोग आंदोलन में अहिंसा के रूप से गांधी जी ने उसको बंद करना पड़ा।
बंद करना पड़ा था अहिंसा की वजह से। ठीक है, तो गांधी जी ये चाहते थे भाई शांतिपूर्वक क्या सब कुछ होना चाहिए। 6 अप्रैल को वह दांडी पहुँचे। कब? 6 अप्रैल को। 11 मार्च समय दिया था, बात नहीं मानी गई, तो 12 मार्च से गांधी जी ने शुरू कर दिया और 6 अप्रैल को दांडी पहुँचे। और वहाँ जो कुछ हुआ मैंने आपको वीडियो में दिखाया। गांधी जी ने क्या किया था, समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू किया और नमक कानून का क्या कर दिया, उल्लंघन किया। ठीक, बात यहाँ तक समझ में आई। तो नमक कानून का क्या हो गया, उल्लंघन हो गया। नमक पर जो कर लगना था उसका उल्लंघन हो गया और यहीं से सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। ठीक, यानी 6 अप्रैल को वह पहुँचे। 6 अप्रैल 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। यह आंदोलन ऐसे आंदोलन के मुकाबले किस तरह अलग था वो इसमें जानना है हमें। इस बार लोगों ने न केवल अंग्रेज़ों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने का भी आह्वान किया। जो औपनिवेशिक कानून जो उन्होंने बना रखे थे उनका भी क्या है, आह्वान किया भाई ठीक है, उनको नहीं मानेंगे, उल्लंघन किया। तो अब यहाँ तक की कहानी आपको अच्छी तरह समझ में आई किस प्रकार से उन्होंने क्या है जो कानून नमक कानून तोड़ा है। इसके आगे हम देखते हैं क्या हुआ था भाई। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया है। ये देखिए, आप ये देख पा रहे हैं, ये जो चित्र दिया है यहाँ पर गांधी जी हैं, ठीक है, और साथ में जो इनके आप ये देखेंगे ये रविंद्रनाथ टैगोर हैं, साइड में जो इनके, ठीक, कौन, ये रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ये गांधी जी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लोग इन लोगों ने क्या है, ये 78 सहयोगियों के साथ में दांडी मार्च गांधी जी ने की। हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा। सरकारी कारखानों के सामने प्रदर्शन हुए। सरकारी नमक कारखाने थे, उनके सामने क्या हुए, प्रदर्शन हुए। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार होने लगा। देखिए, जो बात अधूरी रह गई थी 1920-21 में, वो बात यहाँ पर पूरी होने को दिख रही है। फिर से वही बात, शराब की दुकानों को पिकेटिंग होने लगी। किसानों ने कर और चौकीदार कर चुकाने से मना कर दिया। गाँव में तैनात कर्मचारी इस्तीफे देने लगे और बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले वन कानूनों का भी क्या उल्लंघन किया। लकड़ी बीनने और मवेशी को चराने के लिए आरक्षित वनों में सब लोग घुसने लगे। देखिए, ये सारी कहानी आपने एक बार फिर से पहले देखी थी, 1920-21 में ये कहानी देखी थी। सेम वही चल रहा था, लेकिन वहाँ चौरी चौरा की वजह से क्या हुआ था, उसकी वजह से क्या है, रोकना पड़ा था, क्योंकि वहाँ पर अहिंसा हो रही थी, इस वजह से। तो वही रास्ता गांधी जी को दोबारा से मिला, किसकी उसमें, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में। अब ये सारी घटनाएं चल रही थी। औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेताओं को क्या गिरफ्तार करने लगी। भाई उनके पास में क्या होता था कि नेताओं को गिरफ्तार करो, जेल में भरो। ब्रिटिश और औपनिवेशिक जो लोग थे वो ये करते थे। बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव भी हुए। अप्रैल 1930 में जब गांधी जी के समर्पित साथी जो थे अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार कर लिया गया, तो भीड़ बहुत ही गुस्सा में आने लगी। फिर से भीड़ को रोकना मुश्किल था। पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर भीड़ उतर आई। बहुत सारे लोग मारे गए। महीने भर बाद जब गांधी जी भी गिरफ्तार कर लिए गए, तो सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेज शासन का प्रतीक पुलिस चौकियां, नगर पालिका, अदालत और रेलवे स्टेशन पर हमले शुरू कर दिए। देखिए, सब कुछ शांति से चल रहा था। गांधी जी की यही सबसे जो कहने का वो था, वो यही था कि सब शांतिपूर्वक क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। लेकिन औपनिवेशिक सरकार ने शुरुआत किया नेताओं को पकड़ना, गिरफ्तार करना। खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे उनको गिरफ्तार किया। फिर गांधी जी को भी क्या है, गिरफ्तार किया। तो लोग रुकने वाले नहीं थे और उसका नतीजा देखा कहाँ, सोलापुर में, महाराष्ट्र में है ये। ठीक, सोलापुर में क्या हुआ, पुलिस चौकी, नगर पालिका, अदालत और रेलवे स्टेशन, इन पर क्या है, भीड़ ने हमले शुरू कर दिए। तो आप यहाँ पर चित्र में देख पाएंगे। देखिए, 1930 कहानी, ये पुलिस और ये हमला करती पुलिस दिखाई दे रही है यहाँ पर। ठीक, चलिए तो हम चलते हैं। अब जो पब्लिक थी फिर से उसी रास्ते पर आ गई जो 1920-21 में
अहिंसा आंदोलन, असहयोग आंदोलन के बाद में देखने को मिला था। ठीक, सरकार ने निर्मम दमन का रास्ता अपनाया, यानी लोगों को दबाने लगी। शांतिपूर्ण सत्याग्रह पर हमले होने लगे। औरत बच्चों को क्या पीटा गया। लगभग 1 लाख लोग क्या गिरफ्तार किए गए। 1 लाख लोग गिरफ्तार किए। देखिए, भारत में राष्ट्रवाद का उदय हम पढ़ रहे हैं। ये कहानी बार बार चलती रही तो हर बार चिंगारी लगती, हर बार रास्ता निकल के आता, क्योंकि लोगों के अंदर आज़ादी की भावना बढ़ने लगी, स्वतंत्र होने की भावना बढ़ने लगी थी। कांग्रेस के नेता अलग अलग रूप में, नए नए रूप में ब्रिटिश शासन के अगेंस्ट आ रहे थे। एक बार फिर से गांधी जी ने क्या आंदोलन किया, वापस ले लिया। देखिए, गांधी जी का जो रोल है आज़ादी के रूप में वो यही है कि आंदोलन करना है, लेकिन अहिंसा के रूप में। तो पहले भी आंदोलन को वापस लिया क्योंकि अहिंसा हुई थी, एक बार फिर आंदोलन को वापस लिया क्योंकि अहिंसा हुई थी। 12 मार्च 1931 को इरविन के साथ समझौते पर दस्तखत कर दिए और इस गांधी इरविन समझौते के जरिए गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी। देखिए, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 12 मार्च 1931 को होना था और गांधी और इरविन समझौता, इसे जो अभी यहाँ पर हस्ताक्षर जो हुए हैं, समझौते पर हस्ताक्षर किए, दस्तखत किए, उसको गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। और वो पूछा जाता है कब हुआ, 5 मार्च 1931 को। और क्या समझौता हुआ था कि ठीक है, ये गोलमेज सम्मेलन होगा इंग्लैंड में, लंदन में, और गांधी जी वहाँ जाएंगे। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे उनमें से दूसरा कौन सा, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही गांधी जी ने कांग्रेस की ओर से भाग लिया था। ठीक है, क्वेश्चन ये बन जाता है कि गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था कांग्रेस की ओर से। और ऐसे भी एक नेता थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो उसका नाम कौन था, वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, तो आप ये भी याद रखेंगे, इन्होंने तीनों में भाग लिया था। चलिए चलते हैं आगे, अब क्या होने वाला। तो ये सहमति व्यक्त हुई कि गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाएंगे। गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस बहिष्कार कर चुकी थी। ठीक है, पहले क्या बहिष्कार कर चुकी थी, पहले गोलमेज सम्मेलन के लिए विषय में। अब इसके बदले सरकार राजनीतिक कैदी को रिहा करने पर राजी हो गई थी। क्या है, जो राजनीतिक कैदी उन्होंने, जो नेतागण, कांग्रेस के नेता वगैरह जो उन्होंने गिरफ्तार किए थे, उनको राजी हुए कि भाई ठीक है, इनको छोड़ देते हैं और आप क्या है हमारे वहाँ पहुँचो और आपसे गोलमेज सम्मेलन में हम क्या है बात करेंगे। तो दिसंबर 1921 में गोलमेज सम्मेलन गांधी जी के यहाँ लंदन पहुँचे और वार्ता बीच में ही टूट गई और उन्हें वापस निराश होकर के लौटना पड़ा। यहाँ आकर उन्हें पाया कि सरकार ने नए सिरे से दमन करना शुरू कर दिया है। खान अब्दुल गफ्फार खां और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे और सरकार को गैर कानूनी घोषित, कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। सभाओं, प्रदर्शनों और बहिष्कार जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे थे। भारी आशंका के बीच गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया। देखिए, गांधी जी को वहाँ बुलाया गया, ठीक, लेकिन वहाँ वार्तालाप पूरी तरह से हुई नहीं, गांधी जी को वापस लौटना पड़ा। इतने ही बीच में क्या हुआ कि सरकार का रूप बदल गया, नेताओं को बंद किया गया, जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल गफ्फार खां जो थे बंद किया गया, कांग्रेस को भी गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। तो इसके चलते गांधी जी ने फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है शुरू कर दिया। साल भर के भीतर ही आंदोलन चला, लेकिन 1934 तक आते गति उसकी धीमी पड़ गई। ठीक, तो अब हमने देखा था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका चला 1934 तक वो पहुंचा और किस प्रकार से उसके विषय में हमने यहाँ पढ़ा है। आगे फिर से अभी पढ़ते हैं। तो अभी तक हमने किस प्रकार देखा था सविनय अवज्ञा आंदोलन जो एक बार बंद हो चुका था, जो गांधी जी ने उसका रोकने का आह्वान किया था क्योंकि हिंसा होने लगी थी, और वो गांधी जी ने उसको दोबारा शुरू किया क्योंकि
जो सरकार के दमनकारी रास्ते बढ़ने लगे थे, नेताओं को उन्होंने जो शर्त ये तय हुई थी कि उनको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, उनको क्या है वापस से जेल में बंद कर दिया और गैर कानूनी घोषित किया था। ये सब हम अब तक पढ़ रहे थे और लगभग 1934 तक उनकी जो स्थिति थी सविनय अवज्ञा आंदोलन वो थोड़ा थोड़ा धीमा पड़ने लगा था। अभी नेक्स्ट वीडियो हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, आप इसको उसमें अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। थैंक यू।